ma'am. Okay, bete. We are starting with this topic, and that is cofactors. I am on page number 159. Okay, last topic of this chapter. That is cofactors. ठीक है, what I have discussed earlier कि जब भी हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि प्रोटीन्स जो है वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, जिनका काफी बड़ा साइज है। और ये पॉलीमर्स जो है वो कहते हैं कि वो बहुत सारी पेप्टाइड चेन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी एक प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स है। किसकी चेन्स है? ये अमाइनो एसिड्स की चेन्स है। तो कहते हैं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसमें हम अगर मेन स्ट्रक्चर देखें प्रोटीन का, ठीक है, तो बॉडी ऑफ प्रोटीन जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। कुछ उसका जो पार्ट है वो प्रोटीनेशियस है, ठीक है, एंजाइम का, और कुछ पार्ट जो है उस एंजाइम का कैसा है, नॉन प्रोटीन पार्ट। एक मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि सारे के सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, कौन से प्रोटीन्स अपने कौन से स्ट्रक्चर में एंजाइम्स की तरह बिहेव करेंगे वो आपको पता लग चुका है, व्हेन दे आर इन देयर टर्शरी स्ट्रक्चर, क्योंकि उनका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर उनमें फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एक्टिव साइट्स कहते हैं, और यहाँ पे ये एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी एंजाइम जो है अगर वो प्रोटीन है तो उस पर्टिकुलर एंजाइम जो है उसकी बॉडी के टू पार्ट है। एक पार्ट जो है उसका वो ट्रूली प्रोटीनेशियस पार्ट है, उसको क्या बोला गया है, एपो एंजाइम बोला गया। और दूसरा पार्ट जो कि प्रोटीन वाला पार्ट नहीं है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है बेटे, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, कोफैक्टर्स बोला गया। तो कहते हैं कि ये जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है जो प्रोटीन वाले पार्ट के साथ अटैच है, ठीक है, तो दैट पार्ट इज नोन एज द कोफैक्टर्स। तो ये कोफैक्टर्स जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। दिस मे बी द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, दिस मे बी द कोएंजाइम्स, और दिस मे बी द मेटल आइन्स। तो ये तीनों जो है वो कैसे एक्ट करेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट की तरह एक्ट करेंगे या कोफैक्टर्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो उसने आपको दिखाया हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो होता है किसी भी एंजाइम का वो एपो एंजाइम होता है, यानी उसका प्रोटीन वाला पार्ट होता है। पर उसके अलावा उसके अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। और ये कोफैक्टर जो है वो अपने आप को कहाँ पे अरेंज करता है, तो ये कोफैक्टर जो है वो अपने आप को उस पर्टिकुलर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके पास में अरेंज कर लेता है, और इसके वहां पर लिंक होने की वजह से, ठीक है, जो एक्टिव साइट है वो अच्छे से बाइंड कर पाती है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। ओके बेटे, तो आपको कहते हैं कि जब ये कोफैक्टर आके इस एपो एंजाइम यानी प्रोटीन वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाता है तो पूरी यूनिट जो बनती है उसको हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे। अब तक मैंने आपको ये बताया है कि प्रोटीन जो है वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन्स अपने हर एक स्ट्रक्चर में एंजाइम की तरह बिहेव नहीं करते। जब वो अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं तब वो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज उसमें काफी सारे फोल्ड और पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको एक्टिव साइट्स कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि किसी भी एंजाइम की अगर हम बॉडी की बात करें तो वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारा पार्ट उसका जो है वो प्रोटीन लाइक पार्ट है जिसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, और इसके अलावा उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। तो ये कोफैक्टर जो है वो अपने आप को किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट के पास में लोकेट करता है, और एक्टिव साइट जो है उसको इजीली अवेलेबल करवाता है किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए, और सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट के साथ टाइटली बाउंड हो जाता है। ठीक है, और कोफैक्टर जो है वो कहते हैं कि उस पर्टिकुलर एंजाइम जो है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। ओके बेटे, अब वो कहता है कि कोफैक्टर तीन तरीके के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ अटैचमेंट, कि किस तरीके से वो एपो एंजाइम या प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच है, किस हद तक वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके हिसाब से वी हैव थ्री टाइप ऑफ कोफैक्टर्स, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आइन्स। ठीक है बेटा, देखो एक छोटा सा फ्लो चार्ट तुम्हें नजर आ रहा है, उसमें उसने आपको बताया हुआ है कि आइन्स हमारे पास कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो इनके आइन्स हो सकते हैं, इट मे बी मैग्नीशियम, इट मे बी सेलेनियम, ठीक है, और इसके अलावा जो है उसमें कॉपर हो सकता है, आयरन आइंस हो सकते हैं जिन्हें फेरस या फेरिक आइंस कहते हैं, ठीक है, मैग्नीज हो सकता है, मोलिब्डेनम हो सकता है, निकल हो सकता है। तो ये सारे आइंस जो हैं वो यहाँ पे किसका रोल प्ले कर सकते हैं, कोफैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं।
ओके। उसके बाद वो कहते हैं कि कोएंजाइम्स जो है उसमें वो भी कोफैक्टर्स के अंदर ही आते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि कुछ विटामिन भी हो सकते हैं और कुछ नॉन विटामिन पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन दोनों तरीके के हो सकते हैं, उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन भी हो सकते हैं एंड फैट सॉल्युबल भी हो सकते हैं। और जो नॉन विटामिन पार्ट्स हैं उसमें ज्यादातर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास कई तरह के हैं। दिस में बी ATPs, दिस में बी NADP, इट में बी NAD, FAD, FMN। ठीक है, ये सारा जब सेलुलर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम ये डिटेल में बताएंगे, फिलहाल आप इनके नाम याद रखेंगे। ओके बेटे, बस अब आपने देखो को फैक्टर्स जो है उसको उसने बताया कि हम उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसेंशियल आयंस और इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम्स। तो एसेंशियल आयंस तो है उसमें एक्टिवेटर आयंस हो सकते हैं जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसको आगे बढ़ाते हैं, पर उसके साथ कैसे अटैच होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि कुछ मेटल्स के आयंस हो सकते हैं और ये मेटल एंजाइम आयंस जो है वो एंजाइम के साथ जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है बेटे, कोएंजाइम जो है उसमें वो कहते हैं कि को सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो है वो टाइटली बाउंड होंगे और जो को सबस्ट्रेट्स हैं वो लूजली बाउंड होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो कहते हैं कि ज्यादातर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं वो कैसा नेचर रखते हैं, ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं। ठीक है, यानी कार्बन में रिच होते हैं और जब भी उन्होंने एपो एंजाइम के साथ या प्रोटीन वाले पार्ट के साथ अटैच होना है तो वो बहुत टाइटली उसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि काफी ज्यादा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ठीक है, वी कैन नॉट इजिली आइसोलेट देम फ्रॉम ईच अदर, और अगर इनको आइसोलेट कर भी लिया जाए तो फिर वो कहते हैं कि उसका एंजाइम की एक्टिविटी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके बेटे, तो उसमें यहाँ पे उसने आपको एक एग्जांपल दिया है कि इन peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen। ठीक है, there is one reaction that is the decomposition of the hydrogen peroxide। क्या फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन peroxide का? yes बेटे, H2O is water। what is hydrogen peroxide? H2O। yes it is H2O2। ठीक है बेटे, एक रिएक्शन जो है दो एंजाइम कैटालाइज करते हैं, दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide। और कौन से दो एंजाइम है? peroxidase एंड catalase। ठीक है, H2O2 जो है इसका ब्रेकडाउन करते हैं और ब्रेकडाउन होने के बाद हमें H2O मिलता है प्लस O2 मिलता है। तो कहते हैं कि पूरी रिएक्शन जो है उसके अंदर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है एक्टिव साइट के ऊपर। ठीक है, दैट प्रोस्थेटिक ग्रुप हियर इज हिम। ठीक है, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के पास में अटैच होता है और इसके वहां अटैच होने के बाद ही सबस्ट्रेट जो है वो आसानी से बाइंड कर पाता है एक्टिव साइट के साथ। ठीक है, अगर ये वहां पर अटैच ना हो तो उस केस में वो कहते हैं कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है एंजाइम के साथ। तो इसलिए इसका यहाँ पर जो है एक क्रूशियल रोल है इन द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड फॉर इंक्रीजिंग द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ओके बेटे, तो ऐसे हमने एग्जांपल दे के बताना है जब भी हमें एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो कोएंजाइम जो सेकंड कैटेगरी है तो जनरली कैसे होते हैं कोएंजाइम्स भी? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कहते हैं कि एपो एंजाइम जो है उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह वो टाइटली अरेंज नहीं होते। उनका जो अरेंजमेंट है एपो एंजाइम के साथ वो ट्रांजिएंट होता है। ठीक है बेटे, ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब है जितने समय तक एंजाइम ने अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करनी है ना उतने टाइम तक वो उसके साथ जो है वो अरेंज रहेंगे, उसके साथ लिंक रहेंगे। और जब एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप को उसमें से क्या कर लेंगे? आइसोलेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि काफी सारे जो है कोएंजाइम्स जो है वो को फैक्टर्स की तरह भी बिहेव करते हैं बहुत सारी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में। तो यहाँ पे देखिए उसने आपको बताया है, ठीक है, NAD के बारे में, दैट इज निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एंड NADP दैट इज निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और दोनों जो है उसको विटामिन नाइसिन की जरूरत पड़ती है जो यहाँ पे को फैक्टर की तरह काम करता है। तो इस तरह से ये दोनों जो है वो नाइसिन जो विटामिन है उसको लेकर इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं पर वो टाइटली अरेंज होते हैं उसके साथ। ठीक है, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं वो ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस रखते हैं, तब तक वो कहते हैं एंजाइम के साथ अटैच रहते हैं जब तक एंजाइम ने कैटालिटिक एक्टिविटी शो करनी है।
पर जब एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो ये तुरंत उससे अलग हो जाते हैं और अकेले काम नहीं करते ये कोएंजाइम, इनको कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है अपना जो भी रिएक्शन जिसमें ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको कंप्लीट करवाने में। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कोएंजाइम्स में आपको एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया हुआ है, NAD एंड NADP, पर ये किसकी हेल्प से ये काम करते हैं, विटामिन नाइसिन की हेल्प से ये काम करते हैं। ओके बेटे, अब यहाँ पे देखो कोफैक्टर और कोएंजाइम के बारे में उसने आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि कोएंजाइम इट बिकम्स एक्टिव बाय द बाइंडिंग ऑफ द कोएंजाइम और कोफैक्टर टू द एंजाइम। ठीक है, तो ये कोएंजाइम वाला पार्ट है यानी प्रोटीनेशियस पार्ट है, और अगर इसके साथ कोएंजाइम या कोफैक्टर आके इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तभी इसके साथ सबस्ट्रेट जो है उसकी बाइंडिंग पॉसिबल होगी। ठीक, तो इस तरीके से कहता है कि जब ये इसके साथ आके बाइंड कर जाता है तो उसके बाद सबस्ट्रेट जो है इसकी बाइंडिंग बड़े आसानी से हो जाती है, और इस तरह से बनने वाली जो यूनिट होती है, ठीक है, उसको हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। ओके बेटे, उसके बाद देखो लास्ट में हम आ गए हैं मेटल आयंस के ऊपर। तो मेटल आयंस में उसने आपको ये बताया है कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो कि अपनी एक्टिविटी अकेले शो नहीं कर सकते हैं और उनको अपनी एक्टिविटी के लिए कुछ मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये मेटल आयंस क्या करते हैं, तो ये मेटल आयंस जो होते हैं वो कहते हैं कि एक्टिव साइट, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है, उसके साथ जब सबस्ट्रेट बाइंड होने के लिए आता है तो सबस्ट्रेट में कुछ साइड चेन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, तो उन साइड चेन्स के साथ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का काम करती है। ठीक है बेटे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं बताइए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स क्या होते होंगे? कोवलेंट दोनों बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। हाँ जी निशान फिर से बताओ। जैसे मैम बॉन्ड में दो एटम्स है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल, दूसरे एटम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है बेटे, अगर हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल केस होता है कोवलेंट बॉन्डिंग का। ठीक है, जिसके अंदर दो एटम्स जो है उनके अंदर आप कह सकते हैं कि शेयरिंग चल रही है, पर एग्जैक्टली असली चीज क्या होती है कि एक एटम वही जो होता है वो शेयर्ड पेयर के अंदर 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, इसको उसी तरीके से समझेंगे कि जैसे क्लास के अंदर दो स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे फ्रेंड हैं और एक जो है वो काफी पढ़ने में अच्छा है स्टूडेंट, तो वो जो अपना फ्रेंड है वो उसको इतना ज्यादा मतलब उसको खास है उसके लिए कि उसका सारा काम वही कर देता है। ठीक है, और दोनों के अंदर किसी तरह का कोई आपस में वो नहीं है, उसके सारे काम जो है उसके फ्रेंड नहीं करने हैं। तो उसी तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर एक ही एटम जो है वो शेयर्ड पेयर में 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। अब फिर से सुनेंगे, मैं आपको ये बता रही थी कि एंजाइम जो है कई बार उनको मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मेटल आयंस करते क्या है, तो कहता है कि ये किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट के पास प्रेजेंट होते हैं, और जब कोई सबस्ट्रेट उनके साथ बाइंड होने के लिए आता है तो अगर उस सबस्ट्रेट के अंदर साइड चेन्स प्रेजेंट हैं तो उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का काम करती है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बना लेंगे। तो उसमें देखो उसने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी प्रोटीन्स के डाइजेशन में इन्वॉल्व है ये एंजाइम, और उसका नेम है कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज। और ये कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज एंजाइम जो है प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो तब करता है जब इसको जिंक आयंस मिलते हैं जो इसमें कोफैक्टर की तरह काम करती है। ठीक है, तो अगर इसको जिंक आयंस जो है वो कोफैक्टर की फॉर्म में नहीं मिलेंगे तो कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जिंक आयंस क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स डेवलप कर रहे हैं विद द साइड चेन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सबस्ट्रेट। ठीक है बेटे, अब देखो नोट के अंदर मैंने आपको ये लिखा है कि कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसके अंदर इन कोफैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कोफैक्टर्स इतने जरूरी हैं कि अगर ये एंजाइम जो है उसके साथ ना आए ना उसके साथ बाइंड ना करें तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी जो है कुछ केसेस में तो शुरू ही नहीं होती। ठीक है, तो दे हैव प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ओके बेटे, तो यहाँ तक अब ये हमारा जो मेन चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखो मैंने एक स्लाइड ऐसे ही कहीं से उठाई है, तो उसमें आपको बताया हुआ है कि काफी सारे एंजाइम्स में बहुत सारे मेटल आयंस जो हैं वो काम करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जिनके अंदर ठीक है मेटल आयंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कोफैक्टर्स की फॉर्म में, उन्हें हम मेटालो एंजाइम्स कहते हैं।
तो यहाँ पे देखो कौन कौन से आयंस हो सकते हैं कोफैक्टर के रूप में, वो बताया हुआ है उसने आपको, ठीक है। फेरस आयंस हो सकते हैं, देन वी हैव फेरिक आयंस, देन उसके बाद हमारे पास कॉपर के आयंस हो सकते हैं, ठीक है। मैग्नीज के आयंस हो सकते हैं, कोबाल्ट के आयंस हो सकते हैं। तो ये सारे अगर एंजाइम्स के साथ बाइंडेड हैं तो उस केस में ये एंजाइम्स जो है वो मेटालो एंजाइम्स कहलाएंगे। ओके बेटे, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है आयोनिक इंटरेक्शंस बिटवीन एन एंजाइम बाउंड मेटल and a substrate can help to orient the substrate for reaction or for the stabilization of the reaction। तो कहते हैं कि इस तरह से एंजाइम के साथ जो बाउंडेड मेटल होते हैं वो सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन देते हैं और इस तरह से सबस्ट्रेट जो है वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, ठीक है, एक स्टेबल रिएक्शन जो है उसको फुलफिल करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। अब यहाँ पे ठीक है हमने उसको बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो सबस्ट्रेट जो है उसमें मेटल आयंस जो है वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो थोड़ा सा मैंने लिखा है, ठीक है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है तो एक बार पढ़ लेंगे उसको। मेटल आयंस कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय द एंजाइम्स। तो उसमें उसने आपको बताया कि बाइंडिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सबस्ट्रेट बाय फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये मेटल आयंस क्या करते हैं, कहते हैं कि सबस्ट्रेट जो है उसके साथ आयोनिक इंटरेक्शंस फॉर्म करती हैं और इस तरह उसको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सर्टेन रेडॉक्स रिएक्शंस जो है उसमें भी इस तरह के आयंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज इस तरह के जो आयंस है उनमें कुछ ना कुछ जो है चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये देखो यहाँ पे उसने आयरन के दो आयंस दिखाए हुए हैं, फेरस एंड फेरिक आयंस, ठीक है। तो कहते हैं कि रिएक्शंस के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको लूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो अनस्टेबल पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बनने होते हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है, उनको अवॉइड किया जा सकता है बिकॉज इस तरह के आयंस जो होते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है, खास तरह के चार्जेस होने की वजह से वो सबस्ट्रेट जो है उसको एक नेसेसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और जो इंटरमीडिएट डेवलप होने होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है बेटे। थर्ड वाले में उसने आपको बताया हुआ है if charge on the substrate or transition state is an integral part of the reaction, then the enzyme can form ionic interactions with that charge which are stabilized, ठीक है। अगर वो कहता है कि किसी सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है या फिर रिएक्शन जो है वो अपने इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंच गई है, ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि अगर हमें कुछ चार्जेस नजर आते हैं तो फिर इस तरह के एंजाइम्स जो होते हैं जिनमें इस तरह के मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं वो उन चार्जेस के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग होती है और इस तरह से रिएक्शन जो है इसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसको कोई ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, ऐसे मुझे कुछ दिख गया था तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। ओके बेटे, केमिस्ट्री के अंदर अगर कभी भी आपको एंजाइम्स पढ़ाए जाएंगे ना फिर ये सारी चीजें बताएंगे डिटेल में। मुझे पता नहीं है कि आप ऐसा कोई चैप्टर एंजाइम वाला है कि नहीं, पहले हमारे टाइम पे हुआ करता था, ठीक है। आप देखो हम एक जनरल टॉपिक पे आ गए हैं, डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये मैंने बुक में आई थिंक पेज नंबर बेटा ये पेज नंबर 152 पे देखो टॉपिक है एक जनरल सा, ठीक है, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके अंदर आपको उसने क्या बताया है, कहते हैं कि आप जिस मर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक किसी भी सेल को आप उठा लें, बेशक आपके पास बैक्टीरिया है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ओवरऑल चैप्टर में आपने क्या सीखा है कि चाहे बैक्टीरिया है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, सारे के सारे जो है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने, ठीक है। और अगर ओवरऑल बात करें इन बायोमोलिक्यूल्स की तो हमें ये पता लगा है चैप्टर से कि ज्यादातर ये बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कैसा नेचर रखते हैं, ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं, ठीक है, कार्बन या कार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। तो कहते हैं कि पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसको सब कुछ बनाने वाली जो चीज है वो सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो उन बायोमोलिक्यूल्स में है वो कौन से हैं, ऑर्गेनिक है, यानी कार्बन रिच मॉलिक्यूल्स है, ठीक है बेटे। देखो सेकंड में मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट में ऑल ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर। टर्नओवर वर्ड का क्या मतलब है, कहता है कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं ना वो आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है।
तो कहते हैं कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हम ये जान सकते हैं कि अगर सिंपल मॉलिक्यूल है तो सिंपल से क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो उन्होंने अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उनका ब्रेकडाउन हो रहा है और उनसे फिर से क्या बन रही है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स बन रही है। ठीक है, जैसे सिंपल सी एक रिएक्शन हम प्लांट किंगडम में से उठा लेते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो रिएक्शन करती हैं और उसके बाद क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि यही कार्बोहाइड्रेट्स जो है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज है। पर अगर हम बात करें कि ये ग्लूकोज जो है ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, पर जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उस समय क्या होगा, इस ग्लूकोज का डीकम्पोजिशन हो जाएगा। तो एक तरफ जहां फोटोसिंथेसिस में सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट बने थे ना, वही रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होने के बाद उससे फिर से हमें क्या मिल जाएंगी, उसकी सिंपलेस्ट यूनिट्स मिल जाएंगी, यानी वी हैव C6H12O6। और जब हम उसका डीकम्पोजिशन देखेंगे तो फिर से हमें कुछ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और कुछ मॉलिक्यूल्स हमें वाटर के मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बायोमॉलिक्यूल्स, चाहे वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों ही एक दूसरे में कैसे हैं, इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है बेटे, तो छोटे से हमेशा कॉम्प्लेक्स बनते हैं और कॉम्प्लेक्स से हमेशा स्मॉलेस्ट बनते रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लगातार होता जा रहा है। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया है कि द ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, या फिर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे होती हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। और ये सारी केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो कुछ नई चीज बना रही है जोड़कर, चाहे वो कुछ कॉम्प्लेक्स चीज है उसको ब्रेक करके कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बना रही हैं, तो सारी की सारी जो रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस, उनको हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ओवरऑल हमें ये पता लगा कि पूरी प्लांट बॉडी है, चाहे एनिमल है चाहे कोई बैक्टीरिया है, सभी की बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर या तो कुछ नए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन रहे हैं, या फिर कोई पहले से बने हुए मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके बेटे, आप देखो फोर्थ पॉइंट में वो कहता है कि majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked with some other reactions। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो अकेले हो रही है। कहता है कि जितने भी तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमरस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, पर all of these reaction cannot occur in isolation, all of these reaction they are interlinked with each other। ठीक है बेटे, उसके बाद देखो कहता है कि metabolites are converted into each other in a series of linked reactions which are known as metabolic pathways। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बनने वाले जो मेटाबोलाइट्स हैं या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं, वो कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है वो किसी एक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो किसी दूसरी रिएक्शन के रिएक्टेंट हो सकते हैं। ठीक है बेटे, जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ढूंढो ऐसा जिसके अंदर किसी रिएक्शन के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट किसी दूसरी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट है, बताओ। हमने 10th क्लास में एक ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी ना, डाइजेशन वाले चैप्टर में, जो पहला ही चैप्टर था लाइफ प्रोसेस वाला। नहीं आ रहा? देखो उसके अंदर हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ठीक है बेटे, ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको ये बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, पर इस ग्लूकोज से अगर एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो फिर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है अलग अलग तरीके से। तो आपको बताया था व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड व्हिच इज नोन एज पायरुविक एसिड और पायरुवेट। और पूरी रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, और न्यूमरस एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बेटे, अब जो पायरुविक एसिड बन गई है, क्या वो पायरुविक एसिड आगे किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होने के बाद पायरुविक एसिड बनी है, पर ये पायरुविक एसिड जो है वो आगे 3 तरीके से यूज हुई है। अगर आपको वो वाला फ्लो चार्ट याद आ रहा है जिसमें आपको बताया था कि अगर प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिलती है
अगर कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, याद आ रहा है ना? अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो पायरुविक एसिड जो है उसका अच्छे तरीके से ब्रेकडाउन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़े अमाउंट में मिली है तो हमें लैक्टिक एसिड मिल जानी है उस केस में। और अगर वो कहता है कि मतलब ठीक ठाक जो है, हाँ जी, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ है, तो उस केस में हमें क्या मिल गई है? कोई अल्कोहल मिल गई है। ठीक है, तो इस तरीके से पायरुविक एसिड देखो, एक रिएक्शन के अंदर तो वो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हुई है, पर दूसरी रिएक्शन में वही क्या बन गई? रिएक्टेंट बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो किसी दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन के क्या हो सकते हैं? रिएक्टेंट हो सकते हैं। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि जितने भी तरह के मेटाबोलाइट्स बनते हैं किसी मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर, ठीक है, उनका एक डेफिनेट रेट होता है। एक डेफिनेट रेट में वो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो इस तरह से कहते हैं कि पूरी की पूरी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रही है वो हमेशा डायनेमिक फॉर्म में रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक रिएक्शन हो गई है तो फिर एक पॉज आ जाएगा, ठीक है, कुछ समय का गैप आ जाएगा, फिर एक दूसरी रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं होता। एक रिएक्शन जैसे ही होती है उसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो फटाफट दूसरी रिएक्शन के क्या बन जाते हैं? रिएक्टेंट बन जाते हैं। ऐसे दूसरी रिएक्शन शुरू हो जाती है, और जैसे ही दूसरी रिएक्शन के प्रोडक्ट आते हैं वो किसी तीसरी रिएक्शन के क्या बन जाते हैं? रिएक्टेंट बन जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि पूरा मेटाबॉलिक फ्लो जो है वो एक डायनेमिक स्टेट में है। ठीक है, हमेशा वो डायनेमिक रहता है, कभी भी स्टेशनरी नहीं होता। तो इस तरह से बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उनका फ्लो कैसा है? डायनेमिक है। फिर देखो बेटे, कहता है कि हर एक तरह की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, ठीक है, वो सारी की सारी रिएक्शन कैसे रिएक्शन है? कैटालाइज्ड रिएक्शन है। इससे आप कैसे समझेंगे कि आपकी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है ना, वो एक कैटालाइज्ड रिएक्शन है। मतलब उसमें कौन काम कर रही है? कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। और आपको बताया था कि अगर हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो बायो कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है बेटे, तो अगर वो कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर लिविंग सिस्टम में होने वाली रिएक्शंस अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस होती, तो फिर लिविंग सिस्टम्स की जो है ना हाई एनर्जी डिमांड है वो तो सेटिस्फाई नहीं होनी थी। ठीक है, फिर हमने फूड लेना था, आपकी बॉडी के अंदर फूड के डाइजेशन जो है उसमें कई दिन लग जाने थे, तो आपको एनर्जी कैसे मिलनी थी? तो इतने सारे एंजाइम इन्वॉल्व है जो कुछ घंटों के अंदर आपका जो फूड है, आपने जैसा भी फूड लिया उसका क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं और आपको फटाफट एनर्जी दिलवाते हैं। तो इसका मतलब सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं उसमें कौन इन्वॉल्व है? कैटलिस्ट इन्वॉल्व है, और ये बायो कैटलिस्ट कौन है? एंजाइम्स है। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर हो गया सही बच्चों को? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में उसने आपको बताया है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे की अगर हम बात करें तो आप उससे ये चीज समझेंगे कि मेटाबॉलिक पाथवे जो है उसमें या तो कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किससे बनता है? सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर से बनता है। यानी यहाँ पे वो किस चीज की बात कर रहे हैं? एनाबॉलिक पाथवे की बात कर रहे हैं। मतलब छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद क्या बनाएंगे? एक बिगर साइज वाला मॉलिक्यूल बनाएंगे जो काफी कॉम्प्लेक्स होगा अपने स्ट्रक्चर। जैसे वो कहते हैं कि एसिटिक एसिड जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेटर ऑन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? कोलेस्टेरॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये कोलेस्टेरॉल क्या है? काफी ज्यादा एनर्जी रखता है आपकी बॉडी में, पर अगर आप उतना वर्क नहीं करते तो ये कोलेस्टेरॉल जो है उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। ठीक है बेटे, इसको ऐसे समझेंगे जैसे पुराने टाइम के अंदर हमारे जो फार्मर्स होते थे उनके बारे में आपने अपने पेरेंट्स से सुना हुआ है कि वो क्या करते थे? काफी ज्यादा घी जो है वो पी जाते थे, या काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो दूध पी जाते थे बड़े बड़े ग्लासेस के अंदर। तो ये सारी चीजें उनकी बॉडी के अंदर फैट रिच डाइट जो जाती थी वो उनकी बॉडी में जमा नहीं होती थी। ऐसा क्यों नहीं होता था? बिकॉज वो फार्मिंग करते थे और काफी मस्कुलर वर्क था वो, और इसलिए उनका जो बॉडी में कोलेस्टेरॉल बनता था वो क्या होता जाता था? डाइजेस्ट होता जाता था। ठीक है, अब हम घर में ही बैठे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, और अगर पराठे के ऊपर मक्खन रख रख के खाई जा रहे हैं हर रोज, तो इसका मतलब वो मक्खन जो है वो कहीं नहीं जाने वाला, आपकी बॉडी में ही जमा हो जाएगा एंड आपका कोलेस्टेरॉल बढ़ जाएगा। ठीक है, और कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ फिर दिखने में लग जाता है, मैं इतना दिखने लग जाना है। ठीक है, तो डबल चीन हो जाती है बंदों की, ऐसे हो जाती है। तो इसलिए वो कहता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड से कोलेस्टेरॉल बना है,
और कोलेस्टेरॉल जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो कई बार जब बॉडी को जरूरत पड़ती है एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी डिमांड है बॉडी की, किसी प्रोसेस के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो रिच सोर्सेस हैं एनर्जी के, उनका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, और उनका ब्रेकडाउन होने के बाद फिर उससे स्मॉलेस्ट यूनिट्स बनती हैं और बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो उस दौरान काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है कि लिविंग सिस्टम जो है उसने ये एनर्जी वेस्ट नहीं होने देनी, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, कुछ एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे एटीपी है, एनएडीपी है, तो जो भी एनर्जी निकलनी है ना किसी केमिकल रिएक्शन में, वो उसने एटीपी की फॉर्म में स्टोर करके रख लेनी है, ठीक है बेटे। तो आपको बताया था आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरिंग सेल भी होते हैं जिनको एडिपोसाइट कहते हैं, तो जब भी आप कोई एक्स्ट्रा फूड खाएंगे तो जितना तो बॉडी को चाहिए वो यूज हो जाएगा, बाकी एडिपोसाइट्स में स्टोर हो जाएगा। तो अगर आप कुछ दिन बीमार पड़ जाते हैं तब भी वो कहते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो चलती रहती है ठीक ठाक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी बॉडी जो है वो शैटर्ड हो जाती है, तो वो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना वो उस टाइम पे यूज होता है, ठीक है। तो उसमें वो कहते हैं कि कुछ रिएक्शंस एनाबॉलिक है और कुछ रिएक्शंस कैसी हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। उसमें देखो उसने एक एग्जांपल दिया है, कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड इन स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ग्लूकोज जो है उससे लेटर ऑन क्या बना, अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिली है तो आपके स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाती है, और ये लैक्टिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में क्या करती है, मस्कुलर क्रैम्प्स जो है वो शो करती है, ठीक है। और लेटर ऑन जब आप मसाज करते हैं वार्म वाटर के साथ तो ये लैक्टिक एसिड जो है उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है, आपको क्रैम्प्स जो है उससे छुटकारा मिलता है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे उसने ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल लिया हुआ है कि ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन जो है वो 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स में होता है और लास्ट में क्या बनती है, पायरुविक एसिड बनती है, और पूरे प्रोसेस जो है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है बेटे। यहाँ पे उसने ग्लूकोज का अनदर पाथवे भी आपको बताया हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज से एसिटिक एसिड भी बनती है प्रोसेस के दौरान। फिर देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इस एनर्जी को कैसे ट्रैप करते हैं, अभी मैंने बताया कि वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में ट्रैप करते हैं जिनको हम एटीपीज कहते हैं, और एटीपीज जो है उसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि एनर्जी उन्होंने करनी क्या है, तो कहते हैं कि बॉडी में कई तरह के फंक्शन होने हैं, जैसे कोई नए नए मॉलिक्यूल्स बनने हैं, पुराने टिश्यूज को हटाना है, न्यू टिश्यूज नए सेल बनने हैं, उसमें यूज हो जाएगी, ठीक है। बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना है जिसको हम आयोनिक कंसेंट्रेशन कहते हैं, उसमें यूज हो जाएगी, या बॉडी ने कोई मैकेनिकल वर्क करना है तो उसमें क्या होगा, एनर्जी यूज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हैवी एक्सरसाइज करके आते हैं तो आपको फटाफट भूख लग जाती है, अगर आपने एक्सरसाइज काफी टाइम के लिए की है तो आपको अच्छी भूख लगेगी, आप फटाफट खाना खाएंगे या कुछ भी खाएंगे, तो इसका मतलब मैकेनिकल वर्क से आपकी एनर्जी पुरानी यूज होगी, अब आपको नई एनर्जी की जरूरत है इसलिए आप खा रहे हैं फिर से, ठीक है बेटे। तो सारी जो एनर्जी है वो किसमें स्टोर होनी है, एटीपी में स्टोर हो जानी है। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो लिविंग स्टेट में उसने ये बताया है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो किसी एक नॉर्मल केमिकल सिस्टम से कैसे अलग है, तो कहते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उसके अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हमेशा डायनेमिक स्टेट के अंदर रहते हैं, ठीक है बेटे। तो खूब सारे बायोमोलिक्यूल्स जो है वो डायनेमिक स्टेट में रहते हैं, और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो अपने स्टेडी स्टेट में रहें, जहां पर कि कंसेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंसेंट्रेशन, ठीक है। आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर अभी नहीं पढ़ा होगा, वो 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको, लास्ट में है। तो देखो बेटे कभी फिजिक्स वाले सर जो है उनसे आपने सुनी होंगी चीजें, तो उसमें आपको उसने ये बताया है कि केमिकल रिएक्शन जो है, हर एक केमिकल रिएक्शन जो है एक टाइम पीरियड के बाद अपने इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाती है, और थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब कोई केमिकल रिएक्शन आ जाती है तो उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाते हैं, और उस दौरान कोई भी सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करता, यानी वर्क डन उस दौरान कितना होता है, 0 होता है। पर कहते हैं कि लिविंग सिस्टम जो है उसमें जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है ना वो अवॉइड करती हैं कि वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे ना पहुंचे, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लिविंग सिस्टम जो है वो वर्क ना करें, अगर लिविंग सिस्टम वर्क नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। इसलिए सभी केमिकल रिएक्शंस लिविंग सिस्टम में होने वाली जो है वो अपने आप को जो है इक्विलिब्रियम के स्टेज से बचाती है और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज में रहती हैं, जिसे हम उनकी स्टेडी स्टेट कहते हैं, ठीक है बेटे। और कहते हैं कि हाँ जी,
ये चीज पता लगी है? मैं कल फिर से बताऊंगी, ये अब टाइम हो जाएगा, ठीक है बेटा। स्टेडी स्टेट का क्या चक्कर है, क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बायोकेमिकल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं पहुंचती, जबकि हर एक केमिकल रिएक्शन को पहुंचना पड़ता है एक टाइम पीरियड के बाद इक्विलिब्रियम स्टेज पर, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे वर्क डन 0 होता है, और लिविंग सिस्टम